co-powered by Techno। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। एक्सपायरी का दिन और बाजार में कम से कम जो इन बड़े इंडाइसेस हैं उनमें जो है तेजी का माहौल लगातार जारी है। 26,100 ये लेवल भी आज पार कर लिया है निफ्टी ने। 26,500 पे खुला, 26,112, 26,113 का आपसे कुछ देर पहले ही हाई लगा है और अभी 26,089 पे ट्रेड करता हुआ 84 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बियर के पक्ष में है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो क्या अब छोटे मझोले शेयरों से दूरी बना लेनी चाहिए जहां पर लोग फंसे हुए हैं? अब क्या सिर्फ दिग्गजों पर ही दांव लगाना चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे और अगली सीरीज यानी अक्टूबर सीरीज की भी तैयारी करेंगे। अक्टूबर सीरीज में चलते हुए दिखाई देंगे कौन से शेयर। वाह क्या आईपीओ हमें लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। कितनी उम्मीदें लगाई जाएं KRN हीट से और वहां पर किस तरीके से उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही हैं और आखिर में चुन चुन के सेगमेंट तो होगा ही। चलिए रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान। संतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो अभी 2-4 दिन के अंदर धमाकेदार रैली रही है, उम्मीदें थी आपको इस तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी और ख़ास तौर से दिग्गज शेयरों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर सीरीज से अब आपकी क्या उम्मीदें हैं? 26,100 तो आज पार हो गया। नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, इस तरह की इतनी उम्मीद तो नहीं थी इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखें कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर जो डिफरेंस थे, क्योंकि अगर आप पूरे एक साल के रिटर्न को देखेंगे तो मिड एंड स्मॉल कैप अभी भी रिटर्न ज़्यादा दिए हैं। अगर ओवरऑल इंडेक्स की बात कर लें तो वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आया हुआ है। और उस बनस्पत अगर जो जितने भी कह लें कि इंडाइसेस हैं, बिग या बेंचमार्क जो इंडाइसेस हैं, उसमें उतने रिटर्न नहीं थे। तो उसके कारण जो है ये कैचअप रैली देखने को मिली है। शायद उम्मीद जग रही है मार्केट में कि आने वाले टाइम पे जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उसके नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि आप देखें कि ये जो मानसून सीजन गया है, मतलब अभी भी जो कि चल रहा है, ऑन द लास्ट फेज है, उसमें बारिश अच्छी हुई है। लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज जो कि IMD के अनुमान थे, तकरीबन 5% उसके ऊपर बारिश हुई है। और अभी भी जो है आप देख लें कि मॉनसून जो रिसीड कर रहा है उसमें थोड़े टाइम लग रहे हैं, क्योंकि एल नीना इफेक्ट अभी भी है। कई जगह जो है डिप्रेशन जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। तो हो सकता है कि सितंबर के लास्ट में ना, हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिसीड करे। और जितने भी इंडिया के रिजर्वॉयर हैं अगर आप देखें तो कई सालों के ऊंचे स्तरों पर हैं। मैं देख रहा था कि 2020 या फिर आप देख लें 2022, फिर 2024 ये रिजर्वॉयर जो कि काफ़ी बड़े लेवल पर आ चुके हैं, अपने हिस्टोरिकल लेवल के आसपास भरे हुए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे जो रबी की फसल आएगी वो शायद अच्छी हो, जी क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्जेस ज़्यादा होंगे। तो उस लिहाज से रूरल काफ़ी इनकम फोकस पे रहनी चाहिए और उस पर देखना चाहिए। और इसी कारण मुझे लगता है कि जो है ये सारी जो है कवायद है और जी मार्केट इसको जो है अच्छी तरह से ले रहा है। ठीक सर। चलिए, बहुत बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं। मोहिब शेख साहब के साथ के सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। 2 सवाल इनके हैं और पावर क्षेत्र से ही जुड़े हुए सवाल हैं इनके। एक तो SJVN इन्होंने ले रखा है और 500 शेयर इनके पास हैं 126 के भाव पर, और इरेडा इनके पास 273 पे ले रखे हैं, 800 शेयर हैं। दोनों पे जानना चाहते हैं अभी क्या करना चाहिए। दोनों पे ही इनको जो है वो नुकसान होता हुआ फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। SJVN की बात करें तो करीब 0.25% के आसपास नीचे है, 126 का लेवल देखने को मिल रहा है और अभी इनकी जो खरीद का भाव है सर वो उसी लेवल के आसपास है, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पे हैं। लेकिन इरेडा में थोड़ा सा नुकसान इनको ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा हरा निशान ज़रूर देखने को मिल रहा है, 224 का लेवल है, लेकिन इनकी खरीद जो है वो 273 की है। 50 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी विस्तार योजनाएं, कंपनी रकम जुटा भी रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इरेडा और SJVN को लेकर के सर? तो विपुल जी, इरेडा पे हमने बार बार आपके चैनल पर कहा है कि वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है। और डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो दोनों साथ साथ होने चाहिए कि अपॉर्चुनिटी भी हो और रिजनेबल वैल्यूएशन भी हो। क्वालिटी स्टॉक्स विथ वैल्यूएशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी आप पोर्टफोलियो में लेते हो। तो इंडियन रिन्यूएबल जो इरेडा है उस पर मैं तो आपको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं।
तो यहाँ पर अगर आप कह लें कि अगर जल्दी से कोई भी बाउट आता है जिसमें कि बढ़ जाता है तो वहाँ पर निकलने की सलाह होगी। लेकिन एसजेवीएन जो है वहाँ पर अगर आप देखें मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी रोबस्ट है। इसी साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर 25 में जो कि करीब करीब 2.5 गीगावाट इनकी कैपेसिटी है वो डबल होने की बात कह रहे हैं। और 2030 तक तो मतलब यहाँ से भी 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी बिल्टअप करने की बात की जा रही है एसजेवीएन में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपके चूंकि भाव के आसपास ही है तो आप यहाँ पर ज़्यादा एवरेज ना करें, लेकिन कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन, इसका मतलब कि 15 से 20% अगर करेक्शन होता है तो वहाँ पर ऐड करने की सलाह होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज 10 गुना से ज़्यादा दिख रही है कि इतनी बड़ी चीज़ें कह रही है कंपनी। और ये सारी चीज़ें अलाइंड विद द गवर्नमेंट, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, कह लें कि रिन्यूएबल क्षेत्र में या फिर जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है वहाँ पर सोलर की बात कर लें, विंड की बात कर लें, या फिर हाइड्रो पावर की बात कर लें, पम्प्ड हाइड्रो जो स्टेशंस हैं उसकी बात कर लें, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर सब्सटैंशियल करेक्शन में आपको ऐड करना चाहिए। सब्सटेंशियल करेक्शन में ऐड करना चाहिए इस जीवन में। चलिए इस बीच रणवीर जी से बातचीत कर लेते हैं। रणवीर जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, नमस्ते संतोष जी। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? जी मैं उज्जैन से बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं विपुल जी? हम भी बहुत अच्छे हैं सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? जी मेरे पास IIFL फाइनेंस के 61 शेयर है 515 के भाव पर। 515 कब लिए हैं सर आपने? जी आप यहाँ मनी 9 पर ही किसी एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था चुन के में। अच्छा अच्छा 515 पर 1 महीने के नजरिए के लिए। अच्छा, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, आपका सवाल जेन्युइन है। आप कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? जी उन्होंने तो 1 मंथ का दिया था, पर अब भाव तो 5% नीचे गिर गया है तो इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी तो दिया होगा? जी उन्होंने स्टॉप लॉस दिया था 480 का। 480 का स्टॉप लॉस दिया था। चलिए ठीक है, अभी IIFL फाइनेंस पे नजर डालें तो 1.5% के आसपास की गिरावट है। 491 का लेवल देखने को मिल रहा है। 515 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो करीब करीब 25 रुपये का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। IIFL फाइनेंस पे एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, कुछ एक अपग्रेडेशन भी आई थी यहाँ पर, और इनके जो गोल्ड लोन के कारोबार को जब अनुमति मिली थी सर, उसके बाद से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। आप IIFL फाइनेंस को कैसे कुछ देख रहे हैं? और कंपनी की 10,000 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए भी जुटाने की योजना है। आपकी सलाह क्या रहेगी IIFL फाइनेंस को लेकर के? देखिए मुझे लगता है कि जो गोल्ड फाइनेंस है वो काफ़ी मतलब बड़ा मार्केट होने वाला है धीरे धीरे, और उसमें जो ये कंपनी है भी काफ़ी अच्छा उद्यम कर रही है। आई थिंक आज से 3-4 महीना पहले जो एक खराब न्यूज आई थी कि इनको गोल्ड फाइनेंसिंग में RBI के द्वारा जो है बैन लगा दिया गया था कि आपने नहीं करना है, और उसके बाद हमने देखा था कि 600 के भाव से गिरकर 300 के भाव के आसपास आ गया था। तो और गोल्ड फाइनेंस बिजनेस मुझे लगता है कि आई थिंक मैं जब इसमें गिर रहा था तब मैंने देखा था इसको कि तो 25-30% के आसपास का इनका गोल्ड का बिजनेस है। वापस से इनको अभी कुछ दिनों पहले RBI ने अनुमति दे दी है कि इन्होंने जो नॉन कंप्लायंट था उसको कंप्लाई कर लिया है, उसके बाद इनको अनुमति मिल गई है। मुझे लग रहा है कि अगर चूंकि इन्होंने ट्रेडिंग नज़रिया है तो ट्रेडिंग नज़रिया में फंडामेंटल की बात करना मतलब गंवारा नहीं होता है। तो आपने ट्रेडिंग, अगर आपको जो सुझाव दिया गया था कि आपको स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करें। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटल की राय लें इस पे तो फंडामेंटल में स्टॉक अच्छे हैं। मैं इस लेवल पे तो नहीं, लेकिन अगर कोई भी सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा इसको ऐड करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगले दर्शक के पास चलते हैं। अगले दर्शक अवनीश चौधरी जी हैं। इनका प्रश्न है सर PC ज्वेलर्स के ऊपर, और 660 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। अवनीश जी ने 154 रुपये की खरीद है और कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस टारगेट के साथ प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो बिल्कुल आपका मार्गदर्शन किया जाएगा सर। और PC ज्वेलर्स आपने लिए हुए 160 रुपये, काफ़ी अच्छा मोमेंटम PC ज्वेलर्स के अंदर पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में ही इनफैक्ट देखने को मिला है। आज 3.25% ऊपर है, 158, 159 ये स्तर देखने को मिल रहे हैं, और इनको 4-5 रुपये के आसपास का इनको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर इस शेयर पे नजर डालें तो पिछले 5 कारोबारी सत्र में 14%, एक महीने के अंदर 32-33%, और पिछले अगर हम 6 महीने में देखें तो 193-194% की रैली आ चुकी है। इन्होंने थोड़ा ऊपर आकर के लिए हैं सर, 50-52 के आसपास से शेयर चलना शुरू हुआ। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए?
पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी में, चाहे वो कल्याण ज्वेलर हो, पीसी ज्वेलर्स हो, इन सब में जो है खासतौर से जो मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। अभी हाल फिलहाल में एक कंपनी जो है आईपीओ भी लेकर के आई थी, पीएन गाडगिल का आईपीओ आया था, उसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस सेक्टर पे आपकी उम्मीदें क्या हैं और पीसी ज्वेलर्स में अभी क्या करना चाहिए? तो देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने पीसी ज्वेलर्स में जो पैसे लगाए हैं, मतलब थोड़ी कमज़ोर कड़ी की तरफ इन्होंने पैसे लगाए हैं। और हम लोग हमेशा फवायद करते हैं कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, उस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए। जबकि गोल्ड का काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, गोल्ड अपने लाइफ हाई के आसपास है। उस समय कंपनी को अगर आप देखें तो लगातार 5 क्वार्टर से नुकसान थी। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आई है। अब मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि कल्याण ज्वेलर्स की बात कर लें या सेनको गोल्ड की बात कर लें, या पीएन गाडगिल जो भी आया था, इसके पहले एसएमई पे उत्सव सीजे गोल्ड बोल के कंपनी आई थी। ये तमाम कंपनियां जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं और आने वाले टाइम पे जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेगमेंट है, मुझे लगता है कि वो अच्छा करेगा। क्योंकि इंडिया में जो डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ रही है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा करती हैं। और उसमें भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स पे धीरे धीरे लोगों का फेथ हो रहा है। और जिनका प्रेजेंस जो है मोस्टली बड़ी बड़ी सिटीज़ में, टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में हो, तो वहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। मुझे लगता है कि अगर आपने ये होल्ड किया है 150 के आसपास का एक टैक्टिकल स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। क्योंकि नंबर्स इसके उतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े नीचे से राइज कर रहे हैं नंबर्स। डोंट नो कि कैसा रहेगा, बट आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटीज से इनको गोल्ड की बात कर लें या टाइटन ज्वेलर्स या कल्याणी ज्वेलर्स की तरफ मैं देखता हूँ। और सब इस इन भाव पे तो नहीं, लेकिन कोई भी करेक्शन होता है तो लॉन्गर टर्म के लिए ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। पीसी ज्वेलर्स पे बातचीत हो गई, खुर्शीद अंसारी साहब से बातचीत कर लेते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। खुर्शीद जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं खुर्शीद जी आप? बढ़िया है सर। आपका प्रोग्राम मैं 4-5 महीने से देखता हूँ, मनी नाइट। मतलब इस शेयर मार्केट में जब से मैं 5 महीने से उतरा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। और Thank you, आपका sir. प्रोग्राम देख के मैं बहुत सारे शेयर लगाया, मुझे अच्छा बेनिफिट हुआ है सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको फ़ायदा हुआ है। कोशिश हम लोगों की यही रहती है कि आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा तेज़ रिटर्न ना मिले तो कम से कम नुकसान किसी में ना हो, आप लोग जो तमाम र्यूमर्स हैं उनसे बच सकें। तो कैसे लग रहे हैं सर मनी नाइन के प्रोग्राम, ठीक लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगता है। मैं न्यूज मिस कर देता हूँ लेकिन मनी नाइन के प्रोग्राम मिक्स नहीं करता हूँ। अगर लंच में नहीं देख पाता हूँ तो मैं रात को आके पहले इसको देखता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज बताइए क्या प्रश्न लेकर के आए हैं आप? सर मेरे पास GSPL का 245 शेयर है 444 के भाव पे। तो जी। अभी तो ये नीचे बहुत सा गिर गया है, तो इसको क्या करूँ? इसको होल्ड करूँ या इससे बाहर निकल जाऊँ? मुझे अभी जरा जी बताइए। जी 445 पे लिया हुआ आपने? जी जी 444। 444 पे कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर कर लेंगे 6 महीने। 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। 245 शेयर हैं, 444 पे लिए हैं। अभी करीब आपको 40 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अभी देखें अगर शेयर पे तो थोड़ा पूरे PSUs में थोड़ा सा दबाव रहा है, यहाँ पर भी है, लेकिन पिछले एक महीने में 7-8% के आसपास की रिकवरी रही है। हालांकि सर क्या सलाह रहेगी GSPL को लेकर के? अभी 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं लेकिन 30-40 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या एक बार के लिए निकलना सही रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी? इस पर अभी क्या रणनीति अपनाई जाए यहाँ पर? तो होल्ड कर लें एक बार क्योंकि एक तो बड़ा एक मीटियोरिक राइज आया था, उसके बाद इन्होंने लिया है इसमें। लेकिन कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट जो है गुजरात सरकार की कंपनी है, और गुजरात गैस भी इसके एम्बिट में है। मतलब गुजरात गैस के प्रमोटर भी ये कंपनी है। आने वाले टाइम पे गैस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट गैस से कम रहते हैं, जिस पर कि सरकार का काफ़ी जोर है। और ये लोग इंडस्ट्रियल सप्लाई जो है गुजरात के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं वहाँ पर ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ठीक है और वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल हैं, तो होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए होल्ड करने की सलाह है। इस बीच शाहिद खान साहब कह रहे हैं, बच्चन साहब कभी मेरा भी सवाल ले लो। तो शाहिद साहब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा नाम जो है वो मतलब ठीक ठाक है, तो आप उसी को संबोधित कर दीजिए। सोलर इंडस्ट्रीज इन्होंने ले रखे हैं, इनके पास 12,085
के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और क्वांटिटी इन्होंने बताई है 1715 रुपये, 1715 शेयर इनके पास हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ के, 12,085। चलिए अब पूछते हैं यहाँ पर क्या इनका जो है करना चाहिए इनको। 12,085 पे आपने लिए हुए हैं और अभी अगर हम देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज़ चल रहा है 11,691 पे, तो अभी नुकसान में है सर, आधा % के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है सोलर इंडस्ट्री के अंदर। करीब एक महीने में 11 साढ़े 11% चला है शेयर। ये आपकी क्या सलाह रहेगी? जहाँ कहीं भी सोलर रिन्यूएबल इस तरह के नाम आ रहे हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बनता बीच बीच में रहता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ को? यहाँ पर हाल फिलहाल में कुछ एक खबरें भी थी, यहाँ पर NCLT से मर्जर की भी मंजूरी जो है वो मिल गई है, और उसके बाद अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? नाम पर मत जाइए विपुल जी, हाँ, है क्योंकि डिफेंस की, है डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी। जी जी जी। हाँ, क्योंकि सोलर नाम ही है, लेकिन है ये एक्सप्लोजिव बनाती है कंपनी। हाँ वही वही जी। हाँ हाँ, तो ये काम लगता है, समझिए कि माइंस एंड मिनरल्स में माइंस को जो है ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है और वही एक्सप्लोजिव मटेरियल कंपनी बनाती है। इंडिया में जिस तरह से कि कोयले की खदान काफ़ी ज़्यादा हो रही है, कोयले का खनन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल स्पेस में कैपेसिटी उतनी जल्दी से नहीं जुड़ रही है, तो सरकार कह रही है कि हमें एटलीस्ट थर्मल पर कुछ दिन तक चलना पड़ेगा। थर्मल में कैपेसिटी एडिशंस काफ़ी ज़्यादा हुई हैं अभी इन दिनों। नॉट ओनली थर्मल्स, अदर जितने भी जो खनिज पदार्थ हैं उसके लिए भी कंपनी यूज़ होती है, तो और आने वाले टाइम पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बट लेकिन इसके वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं, 114 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है कंपनी का स्टॉक प्राइस, और EV EBITDA पर देख लें तो तकरीबन 69 टाइम्स पे है, तो स्टॉक्स काफ़ी महंगा है। अच्छा है स्टॉक में, अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी सुपीरियर हैं, 30% के ऊपर है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर ये घटता है, इनके भाव से नीचे है तो घटता है, यहाँ से 10 से 15% की गिरावट अगर कभी भी आपको दिखे, आप थोड़ा और ऐड कर लें, उसके बाद राइड द टाइड करें। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल सोलर इंडस्ट्रीज़ पे निकल करके आ रही है। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। नमस्कार सर। चांद जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? हाँ सर, बढ़िया है, आप अपना बताइए। हम तो बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रयागराज से बोल रहे हैं। प्रयागराज से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत दिनों बाद दिन में चांद दिखा है, तो बताइए चांद साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने ओला इलेक्ट्रिक लिया हुआ है, ओला किस भाव में बताया सर आपने? 102 रुपए। 102 रुपये, 102। चलिए ठीक है। 102 रुपये पे आपने लिया हुआ। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर 6 महीने तक। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आज ही यहाँ पर HSBC की तरफ से एक जो है रिकमेंडेशंस भी आई है, बाय कॉल उन्होंने इनिशिएट की है। 36% का अपसाइड वो कह रहे हैं कि यहाँ से देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर, और 140 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आए हैं। कुछ दिन पहले ही कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस जो है वो निकल करके आई थी। ओला इलेक्ट्रिक सर IPO आया था तो बहुत लोगों ने बहुत सारे ताने सुनाए थे, हालांकि उसके बाद शेयर जब नीचे आया तो सवाल भी उसी तेज़ी में आए हैं, लेकिन इनकी खरीद जो है बहुत ऊपर की नहीं है। 102 के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए? जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू तमाम जगहों से हम देख रहे हैं कि जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनकी तरफ से सकारात्मक व्यू निकल के आ रहा है, क्या इनको बने रहना चाहिए? 6 महीने का नज़रिया है इनका। 6 महीने का काफ़ी मतलब कम नज़रिया है। दूसरी चीज़ की स्टॉक जो है, अगर आप देखें जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट करती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, और वो काफ़ी क्राउडेड स्पेस हो चुका है ऑलरेडी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं रही है। प्रीवियस जो है कह लें कि लॉस, ऑपरेटिंग लॉसेस जो है दिख रहा है कंपनी में। और इस बार अगर आप देखें बजट में सरकार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो एलोकेशन करती है, बजटरी एलोकेशन, वो प्रीवियस 2 सालों से कम रहा है। तो अगर ये कम है, इसका मतलब है कि इनके नुकसान और बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार इनको कम सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़, अगर आप पूरे EV स्पेस को देखें
जो ऑलरेडी पहले से कह लें कि आप हीरो मोटर कॉर्प की बात कर लें, टीवीएस की बात कर लें या बजाज की बात कर लें, वो लोगों ने मार्केट एक्सपैंड किया है, मार्केट शेयर एक्सपेंशन हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर घटा है पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एक्चुअली। तो इस केस में थोड़ा जो है ये कि बनता नहीं है कि आप निवेश करें। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस तकरीबन 100 के नीचे 99 के आसपास का लगा के आप रख लें, क्योंकि आपका ट्रेडिंग का नज़रिया है और आप होल्ड करें। अगर आपका स्टॉप लॉस बच जाता है, और लकी इनफ, तो हो सकता है कि पैसे बच जाए आपके। ठीक है सर, तो ये राय आपके लिए फिलहाल चांद बाबू जी निकल के आ रही ओला इलेक्ट्रिक पर। और इस बीच अंबर जी का सवाल ले लेते हैं। अंबर जी कह रहे हैं कि विपुल सर और संतोष सर को नमस्कार। नमस्कार आपको अंबर जी। कह रहे हैं एनएचपीसी पर राय दे दीजिए सर प्लीज़, क्या करना है? मेरा बाइंग प्राइस 93 पर है, व्यू 5 महीने का है, क्या ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा? सर जहाँ पर लोग कह रहे हैं वैल्यूएशन ज़्यादा है वही शेयर चल रहे हैं, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल अच्छे हैं, शेयर अच्छा है, वैल्यूएशन भी ठीक लग रही है। एनएचपीसी को क्या हुआ? ये मतलब जो है 5-6 महीने 7 महीने हो गए, 4-5 महीने तो हो ही गए कम से कम, एक रेंज में फंसा हुआ है, 100 के ऊपर जाता नहीं है, 90 का लेवल तोड़ता नहीं है नीचे की तरफ, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं ना ही टारगेट। आपकी सलाह क्या रहेगी एनएचपीसी को लेकर के? अभी कब तक होल्ड करना चाहिए? डेली सवाल आ रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, थोड़े से लोग अब इरिटेट होकर के सवाल पूछ रहे हैं। 92-24 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है, आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। आपकी सलाह क्या रहेगी? मेरी सलाह ये है कि 5 महीने में तो मैं नहीं कह सकता कि ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा, और या फिर यहाँ से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कहना मुश्किल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, कहते हैं कि जो स्टॉक प्राइस जो है वो बहुत सारी चीज़ों के कारण बन है। लोग को लेना बेचना, किसी ने बेचना है, किसी ने लेना है, कोई फंड हाउस बेच रहा है, और कभी कभी मार्केट शिफ्ट कर जाता है जो कि इस चीज़ पर नहीं दूसरी चीज़ पर चला जाता है, तो वो स्टॉक को छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां काम करना बंद कर देती हैं या उनके नंबर्स नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में जिस तरह से अपॉर्चुनिटी है और जितनी बड़ी डिमांड उभर कर आ रही है, मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनियां हैं इसमें आज नहीं तो जो है आने वाले सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है और रिन्यूएबल पर काफ़ी फोकस है। लेकिन रिन्यूएबल में जो अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा जो है एसजेवीएन और एनटीपीसी जो ग्रीन के आईपीओ आएंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी। एनएचपीसी उसके बाद वाली कड़ी में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तभी आप इसे होल्ड करें, अदरवाइज एक स्टॉप लॉस लगाएं, जैसा कि आप बता रहे थे 90 के नीचे का लगा के रखें। अगर ट्रिगर होता तो ट्रिगर होने दें। लंबी अवधि में जो है थोड़ा हो सकता है कि स्टॉक थकाए, क्योंकि काफ़ी निचले स्तरों से 40-50 रुपए के स्तर से 110-15 के स्तर तक गया था। उसके बाद जो है कहने की पॉज लगा है। तो कुछ दिनों तक हम देखते हैं कि साइकिल में ऐसी चीज़ें कभी कभी आती हैं कि थोड़ा पॉज हो जाता है कुछ महीनों के लिए, फिर वापस से चलते हैं स्टॉक्स। ठीक है सर। चलिए, इस बीच जो है श्रीकांति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। श्रीकांति जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप? बढ़िया हूँ सर, मैं जनकपुरी से बात कर रही हूँ, दिल्ली जनकपुरी से। दिल्ली जनकपुर से बात कर रही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं महीना के प्रोग्राम मैम आपको? बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोल रही हैं। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा जो प्रश्न है मद्रास फर्टिलाइजर को लेके मैंने 500 शेयर ले रखे हैं 114 के भाव पे। अच्छा, क्या सोच के लिए? कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं? 3 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ आप सर। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे और ज्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा या फिर मतलब ये इसका भाव सर बढ़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। और थोड़ा सा ये सब साइक्लिकल बिजनेस होते हैं, और अब चलेगा कि नहीं चलेगा 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने में, ये पूछते हैं संतोष जी से, वही ज़्यादा एक्सपर्ट राय दे पाएंगे आपको। सर एक बार के लिए निकलना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए? क्या यहाँ पर ये क्षमता आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर अभी ये जो है 12-15 रुपये का अप मूव आए जिससे ये प्रॉफिट में आ सकें? 114 पे लिए हुए हैं इन्होंने। आज पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो 7% के आसपास का करेक्शन मद्रास फर्टिलाइज़र में ऑलरेडी आ चुका है। आपकी सलाह क्या रहेगी श्रीकांति जी के लिए? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छा स्टॉक पूरे सेक्टर में है। पहली चीज़, क्योंकि आप देखें इनके नंबर्स में तकरीबन 3-4 साल के नंबर देखेंगे तो ये टीटीएम बेसिस पे नंबर सबसे कम रहे हैं, जिसका खामियाजा स्टॉक में हम देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है स्टॉक में।
तो मुझे लगता है कि आप होल्ड कर लें अभी, क्योंकि मानसून सीजन अच्छे रहे हैं। हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़े आपको, मतलब फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत किसानों को पड़ेगी। उससे उनकी जो है उत्पादक क्षमता जो है बढ़ सकती है। और मानसून चूंकि अच्छे हुए हैं, लेकिन एल नीना का जो इफेक्ट है शायद सदर्न, और जो मानसून थोड़ा टाइम तक ज़्यादा रहेगा, ये हो सकता है। तो होल्ड कर ले, लेकिन अगर कहीं भी निकलने की जो है मिलता है अपॉर्चुनिटी, तो निकल जाए। मुझे लगता है कि बेहतर स्टॉक आरसीएफ है अगर सरकारी कंपनियों में देखना है। अगर अगर आप प्राइवेट कंपनियों की बात कर लें तो मुझे चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर, कोरोमंडल फर्टिलाइजर, ये 3-4 कंपनियां हैं जो कि अच्छी हैं स्पेस में, बट नॉट एट दी स्पेस, क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा रनअप ऑलरेडी हो चुका है इन रिसेंट पास्ट। तो वेट करें और निचले स्तरों पर जरूर उसमें निवेश किया जा सकता है। वेट करने की सलाह है मैम आपको। इस बीच चालिया डिसूजा जी का सवाल ले लेते हैं। चालिया डिसूजा जी का सवाल लेने से पहले माफ़ कीजिएगा, अनवर शेख साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, संतोष सर। हेलो अनवर शेख साहब। कह रहे हैं कि इजी ट्रिप के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 67 रुपये की इनकी खरीद है। कह रहे हैं कि काफ़ी लॉस हो रहा है, अभी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। 67 रुपये पे कब लिए थे सर आपने? और सवाल अब आप पूछ रहे हैं, आधा हो गया शेयर आपकी खरीद से। 36 रुपये 28 पैसे का स्तर अब देखने को मिल रहा है। सर अब इनके लिए कोई सलाह रहेगी आपकी? कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ एक ब्लॉक डील और हिस्सा बिक्री की खबरें निकल के आई थी और उसके चलते हमने एक प्रेशर देखा था, लेकिन इनके लिए कुछ रिकवरी की संभावनाएं हैं। ये शेयर अब अपने ऑल टाइम हाई को इसने जो है कल छुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर इसमें? ऑल टाइम लो शायद छुआ है। आप सॉरी मेरी जवान फिसल गई, 52 वीक लो। जी हाँ, मेरी जवान फिसल गई, क्योंकि इनके जो सीईओ थे निशान पिटी, उन्होंने कंपनी के शेयर बेचे थे। माफ़ कीजिएगा जी। हाँ जी। तो अभी देखिए, कल ही इसमें ब्लॉक हुआ था जिसमें कि 20% के करीब स्टॉक नीचे के स्तर पे था। ऐसा मार्केट में कवायद थी कि शायद कंपनी के प्रमोटर्स या कंपनी के की पर्सन्स ने कुछ माल बेचे हैं इसमें। अब देखिए, जितने भी आप कह लें कि यात्रा संबंधित जितने भी एग्रीगेटर हैं, उनकी जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये कंपनी। लेकिन इन्होंने जो पैसे लगाए हैं वो 2022 में मैं देख रहा था कि उस समय का ये भाव आया था नवंबर 2022 के आसपास। उस समय इन्होंने इसमें पैसे लगाए होंगे, और वैल्यूएशन अब थोड़ा सा रीजनेबल हुआ है। देख लें तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से वहाँ तक की रिकवरी के लिए इसको बहुत कुछ तय करना होगा। लेकिन इस भाव पे मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि आप इसको यहाँ बेचें। मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक में 38 के ऊपर चलेगा तो रिकवरी आ सकती है, और रिकवरी कितनी सस्टेनेबल होगी दैट डिपेंड्स कि नंबर कैसे होंगे। लेकिन पूरे क्षेत्र में अगर आप देख लें, यात्रा के क्षेत्र की बात कर लें, तो लोगों ने जो जिस तरह से, आप अगर एयरपोर्ट पे जो भीड़ होती है, आप होटल नहीं मिलते हैं जल्दी, तो उस सारा चीज़ का बेनिफिशियरी ऐसी कंपनियां होती हैं। यात्रा.com भी है, ये कंपनी है जिसकी बेनिफिशियरी हम जितना ट्रैवल करते हैं, एयर टिकट बुक करते हैं, इन कंपनियों को उसका जो है फ़ायदा होता है। लेकिन जो है नंबर सारे से अच्छे हैं, वैल्यूएशन भी इस लेवल पे ठीक है। जिस लेवल पे इन्होंने लिया था वहाँ तो काफ़ी एक्जुबरेंस जो है था, वैल्यूएशंस का काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी होल्ड करने की सलाह होगी, उसके बाद आप, लेकिन होल्डिंग पीरियड आपका थोड़ा लंबा हो सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए सलाह है क्या सर? 35-36 का शेयर है, क्या ये यहाँ से चल सकता है? आज तो अच्छा मूव है। तो थोड़ा इसमें ज़रूर, अगर आपने लिया है तो थोड़ा, अगर चाहें तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। नहीं, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए तो देख जिन्होंने करके नहीं लिया है, देखिए जिन्होंने नहीं लिया है, मैं इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कवरेज इसमें इनिशिएट नहीं किया हूँ। तो मैं तो फ्रेश अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर मैं दूंगा इसको, कि देखूंगा, क्योंकि कुछ बीच में कुछ इश्यूज थे कंपनी के साथ, वो रिजॉल्व हुए कि नहीं मुझे देखना होगा। तो मैं फ्रेश एंट्री तो नहीं बोलूँगा कोई ले, लेकिन इनके पास चूंकि सब्सटैंशियल करेक्शन हो गया है, मुझे लगता है कि 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस में इनको और थोड़े शेयर्स जरूर लेने चाहिए। ठीक है सर। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। अमरेंद्र शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने। अमरेंद्र जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, थैंक यू सो मच क्वेश्चन लेने के लिए। अरे सर, आपका कार्यक्रम है, आपका शो है, बिल्कुल आप बिल्कुल बिंदास होकर के पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप अमरेंद्र जी? सर मैं बुलंदशहर से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं ऑफिस के अंदर, वो सब जो है बुलंदशहर के ही हैं,
आप बताइए सर, अच्छा, क्या प्रश्न है थैंक आपका? यू सो मच सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन था जीएमआर पावर पे। मेरे जी। पास ऑल 293 क्वांटिटी है और 137.15 का मेरा एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है। आ, तो मैं होल्ड करना चाहता हूँ इसको आराम से ईयर एंड तक। 137 बताया सर आपने? हाँ जी सर, 137। माफ कीजिएगा। चलिए, अच्छी अगर बात यह है और कि आप भी अच्छे, और लेने का मौका है तो और भी ले सकता हूँ, या फिर आप जैसा आप सजेस्ट करें सर। ठीक है सर। जीएमआर पावर में आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 30 रुपये करीब, 27 रुपये करीब के आसपास जो है यहाँ पर आपको मुनाफा हो रहा है, और आप ईयर एंड तक होल्ड कर सकते हैं। ये ईयर एंड तक सर 2 महीने के लिए कि और आगे के लिए बोल रहे हैं आप? सर अगर अच्छा चलेगा तो आगे भी होल्ड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल करना है या कुछ है। जी जी जी, आगे भी होल्ड। ठीक। काफ़ी अच्छी रैली रही है। तो पहला काम तो ये करिए कि अपना जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ताकि जो है इस तरह के बाज़ार में बहुत कम लोग हैं जो मुनाफा इस समय पे बैठे हुए हैं। तो आप अच्छे मुनाफे पे हैं। 30% के आसपास की रैली एक महीने में रही है। 6 महीने में 269-70% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। सर जीएमआर पावर कैसे देख रहे हैं चार्ट्स पर इसे, और फंडामेंटली इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं अभी 2-3 महीने, अगर लगता है तो और लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और 6 महीने में 250 पौने 300% चल चुका है। आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि चूंकि लास्ट ईयर जो है कंपनी में लॉस था कुछ, और इस बार लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देख लें लास्ट के 2-3 सालों में काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं। क्योंकि पावर सेक्टर में या फिर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी काम आया हुआ है और इस कंपनी को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़े से सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि अगर आप इनकी बुक वैल्यू को देखेंगे तो वो इनका एक लेगेसी लॉसेस थे इनके बुक वैल्यू, और इनका नेटवर्थ माइनस में है अभी भी। तो मैं कहूँगा कि आपने टेक्निकली फॉलो करना चाहिए, और टेक्निकल पे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 150 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें, और उसके नीचे जाता है तो आप इसमें निकल जाए। 150 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना ले सर। चूंकि अब बात जीएमआर पावर की हुई है, एक दो इस तरह की पावर कंपनियां जो खासतौर से रिन्यूएबल में हैं और उनको उतनी गंभीरता से लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन रिटर्न काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। एक तो सुजलॉन 80 तक पहुंच गया, अब तो खैर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। सुजलॉन कैसा लग रहा है? रिलायंस पावर के अंदर हमने देखा है कि लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या ये जो है यहाँ पर आगे चल कर के अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? क्योंकि बहुत जगहों पर जो है लोग वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी बता रहे हैं। क्या ये सब वो शेयर हैं जिसकी वजह से इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है? लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। तो ख़ासतौर से रिलायंस पावर और जो है सुजलॉन पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पावर डिमांड हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ी है, और उसमें उसके कारण जो है ये हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट के परकुलेशंस बहुत सारी कंपनियों में हुए हैं। और सरकार की जो मंशा थी कि हमें केवल और केवल सोलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, उसके साथ हमारे पास विंड मिल भी चाहिए, मतलब जो है सुजलॉन जो बनाती है उसको भी चाहिए। और जब से ये चीज़ आई है इनके ऑर्डर बुक सेल कर रहे हैं, नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं, डेट कम हो गया है कंपनी का। तो तमाम चीज़ों के कारण हमने देखा कि सुजलॉन में काफ़ी बड़ी तेज़ी आई है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे भी 2030 तक जिस तरह से कंपनी के प्लान या सरकार की प्लान हैं, और जो ऊर्जा की डिमांड रहने वाली है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी अगर होगी तो हमको ये ऊर्जा बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जिसको हमको चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाए। और उसमें जितनी भी कंपनियां हैं उनको काफ़ी जो है मुनाफा होना चालू हुआ है। जहाँ तक रिलायंस पावर की बात है, मुझे लग रहा है कि उसमें अभी हाल फिलहाल जो न्यूज़ आई थी कि इनके प्रमोटर अनिल अंबानी ने जो है रिलायंस इंफ्रा को डेट फ्री किया है, वहाँ पर डेट चुकता किए गए हैं। और इसमें भी आर पावर में जो आज न्यूज़ में देख रहा था कि इसमें जो एनसीएलटी में गए थे एआरसी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ली है। तो ये काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव एटलीस्ट अनिल अंबानी ग्रुप के लिए आ रही हैं कि कहीं ना कहीं से अब शायद शायद जो राइजिंग फ्रॉम द डस्ट जिसे हम कहते हैं कि जो धूल से उठकर नीचे से, मतलब मिट्टी से ज़मीन से उठकर अब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इस ग्रुप में है। और मुझे लगता है कि आर पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर ये कंपनी रिवाइव हो जाती है तो एक जो है बड़ी आयाम की तरफ बढ़ सकती है। बट दैट डिपेंड्स कि किस तरह से कंपनी, क्योंकि कंपनी के पास अगर आप देखें इवन एज ऑन दिस डेट अगर आप देख लें बैलेंस शीट पे तकरीबन 18,000 करोड़ के ऊपर का डेट है। तो वो एक भारी जो है भारी भरकम जो है करके सर पे ज़्यादा बोझा रखेंगे तो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाते हैं। वो किस तरह से कम करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो देखना। तो
कह लें कि जमीन से उठ रही है कंपनी आर पावर, और एक ऑलरेडी उस चीज को राइट कर चुकी। सुजलॉन काफी ज्यादा दिन पहले जब 20-30 रुपए का भाव था तो उस समय वो चीजें वहां दिख रही थी जो आज रिलायंस पावर में दिख रही हैं। तो ऑलरेडी सुजलॉन बढ़ चुका है। अगर कहीं भी घटता है, सब्सटेंशियल करेक्शन होता है, सुजलॉन को तब देखना चाहिए। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी अभी भी चल रही है काफी आर पावर में। चीज धीरे धीरे क्लियर हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना है तभी आप आर पावर की तरफ जाएं। आर पावर, सुजलॉन, जीएमआर, इनमें तीनों में से अगर पैसे लगाने हो तो किस पे लगाएं? देखिए, अगर पैकिंग ऑर्डर में, जैसे पैकिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि सुजलॉन विल बी द फर्स्ट। उसके बाद जो है कह लें कि जीएमआर, फिर आर पावर। ठीक सर, चलिए, और अभी सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। आपके बहुत सारे सवाल अभी आप लोगों के बाकी हैं, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन पहले जरा सौदा मुनाफे का में देख लेते हैं कि आज किस पर बात हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का, जिसमें हर रोज़ हम लेकर के आते हैं HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल को लेकर के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर क्या लक्ष्य हो सकता है, कितने समय अवधि के लिए आपको उसमें बने रहना है। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो सीधे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, बताइए कि आज HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल पर जो है रिकमेंडेशंस दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। HDFC स्काई का मानना है कि आज आपको टाटा स्टील के शेयर में खरीदारी करके चलना चाहिए। पहले रेकमेंडेड प्राइस जो है, किस लेवल पे आपको खरीदारी करनी है वो नोट कर लीजिए। 156 से 162 रुपये 70 पैसे, इस रेंज में आपको खरीदारी करके चलना है। टारगेट प्राइस पहला 175 का है, उसके बाद 188 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक टच कर सकता है। इस तरह आपके जो रिटर्न है 12% से ज़्यादा बन सकते हैं। क्योंकि एक टेक्निकल कॉल है, आपको 150 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। टेक्निकल कॉल है तो अवधि ज़्यादा लंबी नहीं है, 23 दिसंबर तक की ही यहाँ पे वैलिडिटी बताई गई, यानी कि आपको करीब 3 महीने के आसपास का व्यू लेके चलना है। 3 महीने के होल्डिंग पीरियड में 12% से ज्यादा की कमाई हो जाएगी। 150 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट 175 और 188 के होंगे। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से आज के लिए क्या रिकमेंडेशन निकल करके आ रही है। तो इसी के साथ इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे जो दर्शकों के सवाल हैं उसको उत्तर देते हैं। रचित सक्सेना जी का सवाल ले लेते हैं। रचित सक्सेना जी के पास HL हैं 1956 पे 10 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। मझगांव डॉक के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 986 पर 10 शेयर ये भी इन्होंने ले रखे हैं। कह रहे हैं कि 1 साल से होल्ड किए हुए हैं मैंने। सर 1 साल से आपने होल्ड किए हुए हैं, लेकिन आपने फिर या तो एग्जिट नहीं समय पे किया या आपकी एंट्री गलत हुई। 1 साल का नज़रिया मुझे नहीं पता आपने 1 साल से कब होल्ड किया। अभी तो HL की बात अगर, अच्छा 1956 पे, माफ़ कीजिएगा मेरी गलती है, 1956 पे लिए हुए हैं। मुझे 4956 याद आ गया। 10 शेयर आपने लिए हुए हैं सर 1956 पे। तो अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद ये अच्छे प्रॉफिट में है। हालांकि इनको ये टीस ज़रूर लगती होगी कि ऊपर के लेवल पे निकल नहीं पाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक ये बने हुए हैं तो और भी ज़्यादा नज़रिया जो है इनका लंबा होना चाहिए। मझगांव डॉक के 986 पर ले रखे हैं 10 शेयर। लेकिन सर इनके तो उत्तर दीजिए ही, लेकिन साथ ही साथ जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, इन 2 शेयरों में कब तक रिकवरी की उम्मीद करें? इनको तो बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। मझगांव डॉक भी 4000 के ऊपर है, इन्होंने 986 पे लिया हुआ है। HL इन्होंने बहुत अच्छी एंट्री ली हुई है, लेकिन जो लोग ऊपर पे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी और इनके लिए अभी क्या सलाह रहेगी? देखिए, दोनों कंपनियों में अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें, मैं शुरुआत करूं अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से, तो कंपनी के पास 94,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक हैं ऑलरेडी, और एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी की 1,20,000 करोड़ तक इस जो है फिजिकल ईयर में हो जाएगा। और कंपनी जो है, मुझे लग रहा है कि इसमें ऊपर से करेक्शन भी हुए हैं, आपने होल्ड रखना चाहिए। आने वाले टाइम पे इसमें और भी ऑर्डर बुक स्वेल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया का बजट जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिफेंस के बजट भी बढ़ते हैं, और डिफेंस का प्रोक्योरमेंट इंडिजीनियस होने जा रहा है, और धीरे धीरे बढ़ रही है चीज़ें, और इन लोगों को बाहर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आपने इस स्टॉक को रखना चाहिए। जहाँ तक मझगांव डॉक की बात है, वहाँ पर आप देखें तो तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। जितनी भी 3 कंपनियां लिस्टेड हैं, अगर आज ही मैं देख रहा था इसमें, कोचिन शिपयार्ड या गार्डन रिस शिपयार्ड, जिसकी रिकमेंडेशन मैंने काफ़ी पहले दी थी, उन दोनों स्टॉक से अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिहाज से, ये कंपनी सस्ती हो चुकी है, 36 के पी पे है, जबकि वो दोनों कंपनियां तकरीबन 50 के ऊपर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हैं। तो धीरे धीरे अगर किसी को एक्यूमुलेट करना है तो मुझे लगता है कि मैज़गांव डॉक इज द स्टॉक टू एक्यूमुलेट। धीरे धीरे उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट इज कह लें कि उसमें तेज़ी और मंदी आती रहती है, कंपनियां अलग से काम करती रहती हैं और उनके फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है कि सरकार ने उनको ऑर्डर देना कम कर दिया हो या फिर और भी कोई दिक्कत हो उस सेक्टर में। एज सच कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। वैल्यूएशन डेफिनेटली, स्टॉक जब प्राइस बढ़ते हैं तो बढ़ जाता है, तो वो एक वैल्यू करेक्शन, टाइम करेक्शंस डेफिनेटली स्टॉक्स में होते हैं, और जो कि अभी करंट मार्केट में हो रहे हैं इन सारे डिफेंस के स्टॉक्स में। अच्छी कंपनियों को चुनना चाहिए और दोनों कंपनियां जो दर्शक बता रहे हैं अच्छी हैं, होल्ड करने की सलाह होगी इसमें। को पावर्ड बाय टेक्नो।